नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है सनी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का बेसिक सर्वेइंग का जो लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था, जिसमें से हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके पर्पज और कुछ बेसिक डिटेल्स हम लोगों ने कवर की थी। आज के इस टॉपिक्स में लेक्चर्स में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने सर्वेइंग चैप्टर को, जिसमें हमारा पहला चल रहा था ओवरव्यू ऑफ सर्वेइंग क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे। ठीक है, जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक डिटेल्स को कवर किया था, जिसमें हमारे पास अगर थोड़ा सा रिकैप देखें 2 मिनट का, तो हम लोगों ने कल की क्लास में अगर रिकैप की बात करते हैं पिछली क्लास का, तो कल की 2 क्लास में जो हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शंस पार्ट कवर किया था। इंट्रोडक्शंस ऑफ सर्वेइंग, जिसमें हम लोगों ने सर्वेइंग के बारे में जाना था, उसकी डिफिनीशंस के बारे में जाना था। दूसरे नंबर पर फिर हम लोगों ने इसके पर्पज को कवर किया था, पर्पज। और तीसरा नंबर हम लोगों ने यहां पर देखा था, इसमें सबसे पहले अर्थ के बारे में, इसके शेप के बारे में। ठीक है, कि अर्थ का जो हमारे पास शेप होता है वो कैसा होता है। आपको पता है कि कल हम लोगों ने देखा था कि अर्थ का जो शेप होता है वो हमारे पास जो इक्वेटर एक्सिस होती है वो ज्यादा लंबी होती है अगर कंपैरिजन करें पोलर एक्सिस से। मतलब कुल मिलाकर के ये थोड़ी सी चपटी दिखती है, जिसको हमने लोगों ने ऑब्लेट स्फेरॉइडल नाम दिया था। किसका नाम दिया था? ऑब्लेट स्फेरॉइडल, ऑब्लेट स्फेरॉइडल, यही हमें हिंदी में भी लिखना था। इसके बाद हमने देखा था कि इसका सरफेस जो होता है वो इतना स्मूथ नहीं होता है, इरेगुलर होता है या अंडुलेटेड होता है। इस वजह से हमने इसका नाम दिया था जियोइड। क्या दिया था? जियोइड दिया था। और इसके बाद अगर मैं कहता हूं कि इसको हमें अगर सिंपल कैलकुलेशंस के लिए मानना होगा तो हम लोग इसे मानेंगे स्फेरिकल। ठीक है, इसे मानेंगे हम लोग कहते स्फेरिकल। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं रेडियस की, तो हमने रेडियस कहा था 6371 किलोमीटर होगी। हमारे पास जो भी इक्वेटर एक्सिस होगी वो पोलर एक्सिस से लगभग 42.95 किलोमीटर के अराउंड हमारे पास क्या होती है? लंबी होती है। इन सब चीजों को हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। यहां तक चीजें हमारे पास कवर हो गई थी। ये आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी का जो शेप होता है वो ऑब्लेट स्फेरॉइडल होता है। और इसके आगे हम लोगों ने यहाँ पर ये चीजें बेसिक जो थी वो देखा था। अब आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। जो सर्वेइंग के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके बेसिक क्या है, इनका मतलब क्या है, तो बेसिक इसके प्रिंसिपल कौन से हैं उनके बारे में देखिए। इसके मेनली 2 प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी साइट पर काम करते हैं, मान लीजिए, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, हिंदी मतलब इसका देख लीजिएगा, इसे पूर्ण से भाग की ओर कहते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा। पूर्ण से भाग का मतलब ये होता है कि ये मान लीजिए कोई भी हमारे पास ग्राउंड है, और ग्राउंड में जब हम लोग सर्वे करेंगे तो हम लोग सबसे पहले बाहर की पट्टी से शुरू करेंगे जो इसकी बाउंड्री होगी, और वहां से लेकर के हम लोग अंदर की ओर चलेंगे। मतलब बड़े हिस्से से लेकर के छोटे हिस्से की ओर सर्वे किया जाता है। ये होता है पहला प्रिंसिपल। ठीक है, अगर मैं कहता हूं यही का मतलब है वर्किंग फ्रॉम होल, मतलब हमने पहले होल को कवर किया, फिर धीरे धीरे अंदर पार्ट की ओर जाते हैं, मतलब बड़े से छोटी की ओर जाते हैं। अब इसको देखिए, समझिए इसमें क्या चीजें हैं। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब आपको अभी समझ में आ गया कि क्या मतलब है। मैं कहता हूं पूरा ग्राउंड को आपको पहले कवर करना है, इसके बाद उसको पार्ट की ओर चलना है। अब इससे हमें क्या होगी, क्या हमें मतलब अगर मैं कहूं कि होल टू पार्ट चलें तो क्या प्रॉब्लम आएगी? किसी का मन है कि हम लोग चल रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट जाना था, हमने कहा कि नहीं, हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो देखो ऐसे में प्रॉब्लम्स क्या होती है, पहले इसको चलिए समझिए रियल से। मान लीजिए आपके पास कोई प्लॉट था, आपने घर बनवाया था, घर बनवाना था, आपने एक प्लॉट लिया था। ठीक है, ये कोई प्लॉट था। अब आपने कहा कि ये प्लॉट में हमें क्या करना है, हम चलेंगे अपने हिसाब से, हम नहीं मानेंगे कि हमें वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट चलना चाहिए। हमने कहा कि हमें नहीं मानेंगे कि हमें वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट चलना चाहिए, हम पूरे एरिया को कवर करके ना चल के या तो बीच से चलेंगे या साइड से चलेंगे, कहीं से चलेंगे, लेकिन हम अपनी मर्जी से चलेंगे।
ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या आ गई। मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पर एक कॉलम लिया। पहला आपने कहा कि हम अपने हिसाब से चलना है, हम एक कॉलम यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, ये खड़ा कर दिया घर बनवाने के लिए। दूसरा कॉलम हमने क्या किया, यहां से डी डिस्टेंस पर यहां से दूसरा कॉलम ऐसे ले लिया, यहां से इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर गए और यहां पर हमने क्या किया, दूसरा कॉलम ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास इस कॉलम से यहां तक जाने में जो हमने डी डिस्टेंस दी थी उसमें थोड़ी सी एरर आ गई, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की, जिसको हम मान लेते हैं कि ई मान लेते हैं एरर के नाम से ई। अगर आप ले भी तो 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं। 10 सेंटीमीटर कोई बहुत बड़ी एरर नहीं होती है मेजर करने में, ना ज्यादा आपको लग रही है तो 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, चलिए 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। हमने कहा 5 सेंटीमीटर अगर एरर होती है तो अब ये वैल्यू डी प्लस ई हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। वो किसी वजह से हो सकती है, पर्सनल की वजह से, मतलब कोई पर्सन त्रुटि कर सकता है, या हो सकता है जो चेन या हम टेप यूज कर रहे हैं उसमें भी हमारे पास त्रुटि हो सकती है। चलिए अब इसके बाद अगर त्रुटि है तो दूसरे नंबर पर फिर हम अगला पिलर यहां पर खड़ा करेंगे और यहां से हमारे पास फिर डी डिस्टेंस, क्योंकि हमें तो पता है कि हम लोग डी पर चल रहे हैं, लेकिन यहां पर जो एरर हो जा रही है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहां पर डी प्लस ई की एरर हो गई। लेकिन अब आपकी बाउंड्री जो थी यहां पर थी, यहां पर आपने देखा कि d प्लस ई की यहां पर डिस्टेंस हो गई एरर, फिर d प्लस यहां पर जाओगे तो d प्लस ई हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, d प्लस 2e हो जाएगी। बोलो यहां से लेकर के अब एरर देखेंगे तो d, ये 2d तो एरर होना, मतलब 2d तो हमारे पास यहां तक की लेंथ थी, प्लस यहां पर 2e एरर हो गई एक्स्ट्रा, मतलब यहां पर अगर e की मतलब वैल्यू करें तो e का मतलब 5 है, तो यहां पर हम लोग 2d प्लस 10 सेंटीमीटर तो एक्स्ट्रा आ गई ना, आ गई ना, समझ में आ रहा है। अब अगला जब कॉलम आप खड़ा करेंगे तो यहां से अगर आपको डी डिस्टेंस लेना है और आपने ऐसा अज्यूम किया था कि डी 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 करेंगे तो हमारे पास यहां तक पहुंचेगा, लेकिन जब आप एरर करे हैं तो एरर की वजह से हमारे पास ये कॉलम तो बाहर निकल जाएगा ऐसे। अब आपकी जो बाउंड्री है उससे कॉलम तो ये बाहर निकल गया, क्यों, कितना बाहर निकला, यहां पर डी, यहां से अगर यहां तक देखेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी, डी प्लस 3e, बोलो, जिसके हम कहेंगे 3 की वैल्यू मतलब 15 सेंटीमीटर, 3d होगा ना। यहां आपने देखा कि 15 सेंटीमीटर कॉलम आपकी बाउंड्री से बाहर हो गया। अब बताओ अब यहां पर प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। पहली बात, आपने ये कॉलम खड़ा किया, ये खड़ा किया, ये खड़ा किया, यहां पर गए तो आपको बाउंड्री से एरर हो गई। अब क्या करना पड़ेगा, आप या तो हमारे पास बाउंड्री से बाहर निकाल करके कॉलम खड़ा करेंगे, ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी सिर्फ इतनी है, यहां से आप पड़ोसी को परेशान करेंगे, उसको तंग करेंगे, ठीक है, फिर उसमें होगा बवाल, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आएगी अगर आप क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे होल टू पार्ट, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि होल टू पार्ट आपने किया, चलो अब दूसरा केस समझते हैं जो हमको करना है। क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें चलना है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अभी तक हमने क्या किया था, पार्ट से चले थे, होल की ओर चले थे। अब देखिए अगर मैं पार्ट टू होल चलता हूं तो पहले मैं यहां पर एक कॉलम खड़ा करूंगा, दूसरा कॉलम मैं यहां पर खड़ा कर दूंगा, बोलो यहां पर खड़ा कर दूंगा। अब बताओ यहां से हमें डी डिस्टेंस दूरी पर ऐसे मेजर कर लेंगे यहां से, और यहां से हमारे पास डी डिस्टेंस पर मेजर कर लेंगे यहां से, और हमारे पास एक कॉलम यहां पर खड़ा कर देंगे, यहां पर एक यहां पर खड़ा कर देंगे। बोलो इसके बीच की भी डिस्टेंस डी हो जाएगी ना, इसको भी मान लेते हैं, चलो ये भी डी हो गई। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर जैसे यहां पर ई एरर हो रही थी या 5 सेंटीमीटर की एरर हो रही थी तो क्या यहां नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर ऐसा तो है नहीं, पर्सन तो वही है, टेप भी वही है, तो यहां भी एरर हो सकती है, लेकिन जो एरर होगी वो हमारे पास हमारी जो फील्ड है उसी के अंदर होगी। जहां पर हमारे पास एरर जनरेट होगी वही हमारे पास क्या हो जाएगी, वही एरर मिट जाएगी, मतलब अंदर ही अंदर जो एरर है वो कंपनसेट हो जाएगी। कंपनसेट का मतलब खत्म हो जाएगी, जो भी एरर हुई है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अंदर ही अंदर क्या हो जाएगी, कंपनसेट हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या होगा, हम पड़ोसी को तंग नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, मतलब समझ में आ गया। हमारे पास यहां भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की एरर आ गई है, तो 5 सेंटीमीटर की यहां आ गई, 5 सेंटीमीटर की यहां आ गई, तो हम अंदर ही अंदर इसको रिजॉल्व कर देंगे। रिजॉल्व का मतलब सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यहां पर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, यहां पर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था,
आप कहेंगे सर मैं इसको उठा करके ऐसा भी तो कर सकता हूं, इसको उठा करके यहां पर कर दूं तो सॉल्यूशन निकल आएगा, लेकिन यहां का जो बीच की स्पेसिंग है ये तो बराबर चल रही थी, ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो सामने से स्ट्रक्चर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। फिर दूसरी चीज इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर स्पेस कम हो जाएगा, यहां पर ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर क्यों सेम रहेगा, हमने देखा कि ये दोनों कॉलम हमने खड़े कर दिए, अब हमारे पास यहां पर कुछ एरर आ रही है, तो कुछ एरर हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर थी, 2.5 सेंटीमीटर इधर दे दिया, 2.5 सेंटीमीटर इसको दे दिया कि 2.5 सेंटीमीटर भाई तुम बचा के रखो, 2.5 सेंटीमीटर तुम बचा के रख लो। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही हमने दोनों तरफ बांट दिया। क्लियर हो गया। चलो, अगर हमारे पास दोनों तरफ बांट दिया, अब हमारा सॉल्यूशन निकल गया। तो इस वजह से हमें करना होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये पार्ट टू होल गए तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आई, ये होल टू पार्ट गए तो ये प्रॉब्लम आई। ये तो था रियल एग्जांपल। अब हमें क्या करना है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करने के लिए अब आपको समझना होगा कि कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। चलिए, अब जिस मान लीजिए जहां पर आप सर्वे कर रहे हैं, ये तो हमने प्लॉट का एग्जांपल लिया क्योंकि एक छोटा सा था प्लॉट, आप वहां पर बनवा रहे थे घर और वहां पर आप क्या कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। लेकिन करने का जो प्रोसेस होता है उसको समझिएगा। सबसे पहले मान लीजिए ये कोई फील्ड थी, टेढ़ी मेढ़ी होगी आपके पास, ऐसा तो है नहीं कि ग्राउंड बिल्कुल हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का मिलेगा। खेत था, कुछ भी था, जो भी था, यहां पर कुछ भी बनना था। अब हमें क्या करना होता है, इसे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करने के लिए सबसे पहले इस पूरे एरिया को कवर करना होता है, तभी तो होल से पार्ट की ओर जाएंगे। ठीक है, अब एरिया को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, यहां पर कुछ कुछ बिंदु स्थापित करते हैं जिन्हें कहते हैं कंट्रोल पॉइंट। याद रहेगा, कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, जो पूरे एरिया को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपके पास खेत होता है ना, इस टाइम पे जानवरों से बचाने के लिए जो भी आपके पास फसल है, आप क्या करते हैं, यहां पर ऐसे पोल गाड़ते हैं, जितना आपका एरिया है उसको कवर करते हैं बेटा, ठीक है ना। यहां पर फिर आप पोल खड़े कर देते हैं ऐसे ऐसे करके, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पोल खड़े करके यहां पर वायर बांध देते हैं, जिसे वायर फेंसिंग कहते हैं। ऐसे कुछ समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर पूरे एरिया को कवर करते हैं, और ये पॉइंट के माध्यम से जिन्हें कहते हैं कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, अब कंट्रोल पॉइंट को जैसे ही हमने कवर कर लिया, अब हमारा पूरा एरिया कवर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस एरिया को ऐसे कवर करते हैं। कैसे, देखो, आ जाओ भाई। हाँ, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पूरे एरिया को ऐसे कवर कर लेते हैं। ये होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये हमारे पास क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, ये हमने क्या किया, पूरे एरिया को कवर कर लिया। अब क्या करना होता है, जब पूरा एरिया कवर हो जाएगा तो हमारे पास पूरे एरिया को बड़े बड़े ट्रायंगल में बांटना होता है, जिसकी हमें बहुत अच्छे से मेजरमेंट करना होता है, बहुत एक्यूरेटली मेजरमेंट करना होता है। अब मैं कहता हूं, हमने कहा कि इसको बड़े बड़े क्या करना है, हमें ट्रायंगल में बांटना है। स्टेप बाय स्टेप समझना। पहले हमने पूरे एरिया को कवर किया कंट्रोल पॉइंट से, फिर वो पूरे एरिया हमारा ऐसे कवर हो गया। अब हमने क्या किया, बड़े बड़े ट्रायंगल में बांटना है, और इनका जो मेजरमेंट है बहुत एक्यूरेटली करना है। यहां से हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ये निकल आया। अगर मैं कहता हूं कि यहां से हम एक मिला दें तो एक ट्रायंगल ये आ गया, और यहां पर देखो ये रेक्टेंगुलर बन रहा है तो एक ऐसे मिला दें तो एक ट्रायंगल ये बन गया। क्या सभी ट्रायंगल्स बन गए? बोलो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर कितने ट्रायंगल्स होने चाहिए? फिक्स कोई वैल्यू नहीं है, ये उस पर डिपेंड करती है। हमारा एरिया बहुत बड़ा है तो यहां पर जो हमारे पास ट्रायंगल की संख्या होगी वो भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे पास एरिया छोटा है तो हमारे पास ट्रायंगल छोटे होंगे, मतलब कम होंगे, तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक, अगर मैं कहता हूं इसकी मार्किंग कर लेते हैं समझने के लिए। ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ई हो गया। क्लियर है? चलिए, अब क्या करना है, ये बड़े बड़े हमें ट्रायंगल्स मिल गए। अब जो भी ट्रायंगल्स हैं अब उनको छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बांटना है। हमने क्योंकि हमने कल कहा था कि जब आपके पास जितनी अधिक डिटेल्स होगी आप काम को उतना अच्छे से कर पाएंगे। क्यों? जैसे फिर मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दोस्त को या किसी भी पर्सन्स को, रिलेटिव्स को अपनी पोजीशंस बताना हो, पोजीशंस इन द सेंस लोकेशंस बताना हो, तो आप उसको जितनी ज्यादा डिटेल दे देंगे वो उतना ही आसानी से काम पर एक्यूरेटली पहुंच जाएगा। अगर मैं कह दूं कि मैं आज यूपी में हूं और आप मेरे को पूरी जिंदगी खोजते रह जाएंगे लेकिन मेरे को ना खोज पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन दे दूं कि मैं इस यूपी के
इस डिस्ट्रिक्ट के, इस तहसील के, इस गांव में हूं, ठीक है, इस गांव के अंदर की लोकेशंस दे दूं तो आप मेरे को बहुत जल्दी खोज पाएंगे। अब इस वजह से ये हमने कहा ट्रायंगल बहुत बड़े बड़े हैं। अब हमें चाहिए ये ट्रायंगल जब बहुत बड़े हैं तो इनके हमारे पास डिटेल्स कम होगी, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को फिर छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। अब हम कहेंगे, फिर मन में सवाल आएगा कि सर छोटे छोटे ट्रायंगल कितने बनाएंगे? जितने आपके डिटेल्स लेने में आसानी हो, ये आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से और ट्रायंगल में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। यहां से हमने क्या किया, इसको और ट्रायंगल्स में ऐसे डिवाइड कर लिया, इसको भी डिवाइड कर लिया। ये हमें लग रहा है कि छोटा, ये बड़ा था, लेकिन इतने में हमारे पास डिटेल कवर हो जा रही है तो इसको नहीं करेंगे। अगर लगेगा कि पूरा डिटेल कलेक्ट करने में हमें दिक्कत हो रही तो इसको भी डिवाइड कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल करना ही करना है, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं ए, इसको लिख लेते हैं यहां पर बी, चलो यहां पर सी, यहां पर ये तो बना ही हुआ है, लिखना चाहें तो डी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने देखा कि पूरी डिटेल्स हमारे पास मिल गई। अब जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि हमने यहां पर बड़े ट्रायंगल्स जो बांटे थे उसको बहुत एक्यूरेटली मेजर करना था, छोटे को आप उतना प्रिसाइजली मेजर ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन करेंगे ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। एक अगर रिलेटिवली देखा जाए तो करना है, बट पहले बात कि जो बाहर वाले हैं उनको आपको एक्यूरेटली मेजरमेंट करना ही करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब पूरी हमारे पास छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया तो अब हमें क्या करना है, यहां पर इनकी डिटेल्स कलेक्ट कर लेनी है। ये पूरा था वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब आपके एक मन में सवाल आएगा कि सर ये बताइए कि हमारे पास यहां पर जो ट्रायंगल्स ही क्यों लिए गए? ट्रायंगल्स इस वजह से लिए गए क्योंकि अगर आप कहेंगे कि कोई सबसे, अगर कोई छोटी भी बंद आकृति बनाना हो जिसमें आपके स्ट्रेंथ लाइन हो, वो ट्रायंगल ही होगा। रेक्टेंगुलर अगर आप बनाएंगे तो उसमें 4 हमें चाहिए साइड्स, ट्रायंगल बनाएंगे तो हमें ट्रायंगल के लिए तो 3 साइड ही चाहिए मिनिमम, बोलो। तो हमें पास क्या है, लीनियर मेजरमेंट करना है, क्योंकि हम चेन टेप पहले लेके आएंगे तो हम लीनियर मेजरमेंट मिनिमम इसी में कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सर बोलेंगे कि सर सर्कल भी तो बना सकते हैं, लेकिन सर्कल में बेटा साइड्स कहाँ है, सरकमफ्रेंस होती है। ये डाउट आपका जो बन सकता है वो मैंने रिजॉल्व किया, चलो ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि इनकी क्या फिक्स वैल्यू है क्या? हाँ, ट्रायंगल्स को हमेशा आपको याद रखना है, जो ट्रायंगल्स के बीच का एंगल्स होगा, ठीक है, ट्रायंगल्स के बीच का जो एंगल्स होगा वो केस, उसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है, ये ट्रायंगल्स है। हमेशा ये याद रखना है कि जब आप ट्रायंगल्स बनाएंगे उसके बीच का जो एंगल्स होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा 30 से बड़े होने चाहिए, 30 से क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए, और 120 से हमारे पास छोटे होने चाहिए। अब ऐसा क्यों लिया गया? अगर मान लीजिए 30 से हमारे पास बहुत छोटा हो गया, अगर बहुत छोटा हो गया तो कुछ इस तरह से कोई बनेगा जाकर के, अब यहां पर डिटेल कलेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आप ऐसे कर देंगे, बड़ा बना देंगे तो ये बहुत ऐसा हो जाएगा, बड़ा एंगल हो जाएगा। अब जब बड़े एंगल बनेंगे तो ये ट्रायंगल भी बहुत चपटा बनेगा, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से ये 30 से 120 के बीच में इस वजह से लिया जाता है कि यहां पर एंगल ना तो ज्यादा बड़ा बनता है ना ज्यादा छोटा बनता है। अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है 60 डिग्री होती है पूरी, हर साइड 60 डिग्री, हर साइड के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है क्या बेटा? होता है ना। तो अगर हो सके तो 60 डिग्री ही लेंगे, वो और एक्यूरेट रिजल्ट देगा, लेकिन हर जगह ऐसा लेना पॉसिबल नहीं होता। तो आपको फिर भी ये याद रखना है कि इतना हमारे पास बीच का एंगल्स होना चाहिए। तो ये थे पूरी डिटेल्स। अच्छे से अगर आपने चीजों को समझा होगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्यों करते हैं, हमने आपको ये प्रॉब्लम दिखाई कि ऐसे प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती है, और इसके करने का प्रोसेस क्या है, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास पूरी बाउंड्री को कवर करते हैं, मतलब होल टू पार्ट चलना है तो पहले होल पार्ट को इसको कवर करेंगे। कवर कैसे करेंगे, हमने क्या किया, ये स्टेशन पॉइंट या कंट्रोल पॉइंट बना दिए, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले ग्राउंड था, इसको पूरा क्या कर लिया, कवर कर लिया कंट्रोल पॉइंट की मदद से। इसके बाद हमने क्या किया, पूरे एरिया को कवर करने के बाद हमने क्या किया, बड़े बड़े ट्रायंगल्स में इसको बांटा। बांटने के बाद हमने जो ट्रायंगल्स बनाए बहुत एक्यूरेटली बनाए, बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट के साथ। प्रिसाइज का मतलब बहुत हमारे पास बारीकी से उनका मेजरमेंट किया कि कोई त्रुटि ना होने पाए। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो बड़े बड़े ट्रायंगल्स थे इनको छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद
हमने देखा कि यहां पर अब हम डिटेल कलेक्ट कर सकते हैं। डिटेल कलेक्ट करने में आसानी होगी क्योंकि किसी भी चीज की लोकेशंस बताना या डिटेल्स बताना आपके पास उतना ही अधिक एक्यूरेट हो जाएगा जितनी आपके पास अधिक डिटेल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत छोटा एरिया बन गया, अब इसकी डिटेल कलेक्ट करना हमें आसानी होगी, इस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। और जैसे ही हमारे पास यहाँ पर छोटे छोटे एरिया में बढ़ जाएगा फिर हम इसका सर्वे कर लेंगे, जो डाटा हमें चाहिए होगा वो डाटा हम निकाल लेंगे और अपनी हैंडबुक नोटबुक में जो भी हमारे पास होती है उस पर हम नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर नोटबुक आगे पढ़ाई जाएगी, सिंगल हैंड डबल हैंड होती है। जब हमारे पास डाटा मिल जाएगा हम ऑफिस पे जाएंगे, इस डाटा का एनालिसिस करेंगे और जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड चीजें होंगी वो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो बस यही वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होता है। अब इसके बारे में जो जो चीजें हम लोगों ने देखा है उन्हीं चीजों को लिखना होता है। ठीक है, रटना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो चीज आपको रटने लायक नहीं है उसको रटना नहीं है, जो रटने वाली होगी मैं रटने वाली तुरंत बता दूंगा कि इसको रट लीजिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ये स्टेप्स ही आपको लिखना है। चलिए, सबसे पहला हमारे पास मेथड आता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। यहां पर आता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। हर एक चीज का डाउट मैंने दिया कि ट्रायंगल्स क्यों बनाया जाता है, कितना हमारे पास एरिया उसके बीच का एंगल्स होना चाहिए, अगर इससे कम एंगल्स ले लें तो क्या होगा, ज्यादा एंगल्स ले लें तो क्या होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए हमने क्या किया था, सर्वे जब किया था तो वही चीजें हैं कि सर्वेक्षण में सबसे पहले संपूर्ण क्षेत्र में मुख्य नियंत्रण पॉइंट कौन से होते हैं, कंट्रोल पॉइंट को क्या करते हैं, स्थापित किए जाते हैं। सबसे पहले हमने पूरे एरिया को कंट्रोल पॉइंट के माध्यम से कवर कर लिया तथा क्षेत्र को बड़े बड़े त्रिभुजों लार्ज ट्रायंगल में विभाजित किया जाता है। इन त्रिभुजों का मापन उच्च शुद्धता हाई एक्यूरेसी के साथ किया जाता है, अधिक शुद्धता के साथ किया जाता है। क्लियर है? आइए इसके बाद देखेंगे इन सर्वेइंग द एंटायर एरिया इज फर्स्ट कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब कवर करना, हम कहते हैं पूरा एरिया हमारे अंडर में है, हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां हैं वो मेरे अंडर में चल रही हैं, उसका मतलब हो गया कंट्रोल्ड। बाई इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश करते हैं एंड डिवाइडिंग इट्स इनटू लार्ज ट्रायंगल्स, और इसको क्या करते हैं, लार्ज ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। विच आर मेजर्ड विद हाई एक्यूरेसी, जिसको क्या करते हैं, हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जाता है। यही तो हमने बताया था कि जितने भी आपके बड़े बड़े ट्रायंगल्स होंगे उनको बहुत प्रिसाइजली मेजरमेंट किया जाता है, हाई एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट किया जाता है। चलिए फिर हमने क्या किया था, इसके बाद बड़े बड़े त्रिभुजों को छोटे छोटे त्रिभुजों में विभाजित किया जाता है तथा उनका विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है। इसके बाद हमने क्या किया था, इनका एनालिसिस किया था, डाटा कलेक्ट किया था, सर्वेक्षण किया था। These large triangles are then subdivided into small triangles, वो बड़े बड़े जो ट्रायंगल्स थे उनको क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बांटते हैं फॉर डिटेल्ड सर्वेइंग। ठीक है, आगे आइए। अब क्या करना है, इसका हमने कहा ये करने से फायदा क्या हुआ था, ये जो पॉइंट आगे लिखे हुए हैं फायदे वाले, यहां पर हमने बताया था, हमने कहा एरर पहली बात चांस कम हो जाते हैं। अगर एरर यहां पर कम मान लीजिए जनरेट भी हो गई वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में, तो अंदर ही अंदर क्या हो सकती है, कंपनसेट हो जाती है। अगर यहां पर हमें क्या कर रहा था, एक एरर हो जा रही थी, मान लीजिए यहां पर हमारे पास एरर जाने में यहां से यहां तक आप देख पा रहे हैं कि यहां पर से यहां तक आ जाने में तो ई एरर हुई थी, यहां से यहां तक जाएंगे 2E हो जाएगी, और यहां से यहां तक जाएंगे 3E हो जाएगी, और आगे जाएंगे तो हमारे पास ऐसे ही एरर बढ़ती जाएगी, जिसे कहते हैं एक्युमुलेशंस ऑफ एरर। एक्युमुलेशंस का मतलब ऐसे ही आगे जुड़ती जाएगी, एक्युमुलेशंस का मतलब होता है जोड़, ऐसे ही आगे कलेक्ट हो जा रही। एक्युमुलेशंस का मतलब जोड़ या एकत्र करना। ठीक है, मेन चीज जोड़ना या एकत्र करना होता है। जब जोड़ते हैं किसी चीज को तो वैल्यू बढ़ती है, और उसको कलेक्ट करते हैं, एकत्र करते हैं, तो इसे ही बोलते हैं इंग्लिश में एक्युमुलेशंस ऑफ एरर। इसमें हर जगह एक्युमुलेट हो जा रही है, और यहां पर एरर क्या हो रही, कंपनसेट हो जा रही। कंपनसेट का मतलब होता है सॉल्यूशन निकल जा रहा है, रिजॉल्व हो जा रही है, प्रॉब्लम खत्म हो जा रही है। क्लियर है? चलिए अब यही पॉइंट लिखने हैं आगे आपको। इस सिद्धांत में मापन उपकरणों तथा प्रेक्षणों से उत्पन्न त्रुटियां एरर पूरे क्षेत्र में नहीं फैलती। हमने क्या कहा,
यहां पर देखिएगा ये पूरे क्षेत्र में फैल रही थी, एकुमुलेट हो रही थी। यहां पर जहां पर एरर हुई थी वहीं हमने क्या किया, आधा आधा सबको दे दिया कि भाई थोड़ा सा तुम मैटर सुलझाओ, थोड़ा सा हम सुलझाते हैं, काम बन जाएगा। वहीं पर हमारे पास क्या हो गई, एरर क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। एरर पूरे क्षेत्र में नहीं फैलती है। इंटायर एरिया एराइजिंग लिखा है, हाँ, इंटायर एराइजिंग फ्रॉम मेजरिंग एंड ऑब्जर्व डू नॉट स्प्रेड ओवर द इंटायर एरिया। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या हो गया, एराइजिंग का मतलब फैलना हो गया। ठीक है, पूरे क्षेत्रफल पर नहीं फैलती, त्रुटियां उसी क्षेत्र तक सीमित रहती हैं जहां वे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जहां पर वो जनरेट हुई वहीं पर क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। एरर रिमेन्स कन्फाइंड टू द एरिया वेयर दे ऑकर्स, जहां पर वो अकर्स होती हैं। अगर बेटा आप इसको समझेंगे नहीं तो ये चीजें बहुत टफ लगेंगी, कब, जब आप इसको अपनी तरफ से पढ़ेंगे। लेकिन अगर समझ लेंगे तो हमारे पास एक भी चीजें ऐसी नहीं हैं जो कि रटने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली सब्जेक्ट है पूरा समझने का ही है। अभी आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो भी तक आपको समझ में आएंगे कि कैसे हल करना है। इस कारण त्रुटियों के संचय, संचय का मतलब एक्युमुलेशंस, मतलब एकत्र होना। जो हमारे पास यहाँ पर एरर E1 थी, फिर आगे बढ़कर के 2E हो जा रही थी, 2E से 3E हो जा रही थी, 3 से 4E हो जा रही थी। E का मतलब अगर 10 सेंटीमीटर की एरर हो गई तो अगले पिलर पर जाने पर वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, फिर आगे जाने पर 30 सेंटीमीटर हो जा रही, ऐसे ही एक्युमुलेट हो जा रही कि संभावना कम हो जाती है। अगर आप होल टू पार्ट चल रहे हैं तो ये संभावना क्या हो रही है, कम हो जा रही है। ये विधि सर्वेक्षण की शुद्धता एवं विश्वसनीय रियलिबिलिटी को क्या करता है, विश्वसनीयता को, रियलिबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इससे हमारे पास क्या होता है, त्रुटि के चांस कम है, तो ये विश्वसनीय हो गई, रिलायबल हो गई। ठीक है ना, चलिए, दिस मेथड इंक्रीज द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सर्वे, इसके क्या करता है, सर्वे की रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये दोनों। अभी तो हमने क्या किया है कि एक हमारे पास यहां पर कवर किया है पहला। ठीक, पहला क्या था, यहां पर हमारे पास पहला जो भी आपका यहां पर है सिद्धांत जिसे कहेंगे हम लोग, उसमें था वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, जो पहला प्रिंसिपल वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अगला हमारे पास जो प्रिंसिपल होने वाला है, सेकेंड प्रिंसिपल, वो होगा लोकेटिंग ए न्यू पॉइंट एट लीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट। कहां गया, चलो ये है, हाँ। अब देखिए ये हमारे पास है लोकेटिंग ए न्यू पॉइंट एट लीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब क्या है, किसी नए बिंदु की स्थिति कम से कम 2 मापों द्वारा ज्ञात होती है। हिंदी में करना हो तो कर लेना, मैं तो कहूंगा इंग्लिश में। लोकेटिंग ए न्यू पॉइंट मतलब लोकेट करना, किसी भी नए पोजीशन, नए बिंदु की लोकेशन लोकेट करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 बिंदु का होना बहुत ही आवश्यक है। इसका क्या मतलब है, हमने कहा कि जब आप कहीं भी लोकेशंस बताएंगे और आपको लोकेशंस बताने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। मिनिमम 2 बिंदु हो सकते हैं, अगर इससे आप अधिक बता देंगे तो और अच्छा है। इसी वजह से कहा है लोकेटिंग ए न्यू पॉइंट एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मिनिमम से मिनिमम 2 बिंदु होने चाहिए, इससे अधिक भी हो जाएंगे तो हमारे लिए और बेटर है। क्लियर है, चलिए अब देखो इसका मतलब वो 2 बिंदु कौन कौन से हैं। पहले इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। आप मान लीजिए जहां पर बैठे होंगे, एक बुक लिए होंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका जो डिजिटल बोर्ड दिख रहा है ये बुक है। हमने आपसे कहा कि बेटा एक काम करिए, इस बुक पर एक पॉइंट हमारे पास इस्टेब्लिश करिए जिसका नाम होगा ए पॉइंट आपको बनाना है। बुक में आप पेन लिए होंगे और अपनी बुक में बना लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा तो है नहीं, सबका अलग अलग होगा। कोई कहेगा सर ये मैं कॉर्नर पे बनाऊंगा, कोई कहेगा इस कॉर्नर पे हम बनाएंगे, कोई कहेगा यहां हम बनाएंगे, कोई कहेगा यहां पर बनाएंगे, कोई कहेगा यहां बनाएंगे, कोई कहेगा यहां बनाएंगे, कोई कहेगा यहां, कोई कहेगा यहां। सबका पॉइंट अलग अलग हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई लोकेशंस नहीं थी। ठीक है ना, चलो अब हमने कहा कि बेटा एक काम करते हैं, हम आपको 2 पॉइंट दे देते हैं, फिर आपको क्या करना है, उन 2 पॉइंट के हिसाब से आपको लोकेशंस बताना है। हमने कहा कि हमारे पास ये 2 पॉइंट थे फिक्स। पहला पॉइंट हमारे पास यहां से चलते हैं, एक लाइन ले लेते हैं पहले, ये ठीक है ना। चलिए हमने कहा ये हमारे पास पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारे पास बी है। हमने कहा कि अब हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया। अब हमने क्या किया, आपको 2 डाटा दे दिए,
हमने कहा या तो हमारे पास दो लाइनें हैं आपके पास, एक लाइन यहां से लेकर के चलना है कितने, हमारे पास 5 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की मान लेते हैं, इधर से एक लाइन लेके चलना है, हमारे पास जो लाइन होगी वो कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर की होगी। अब आप क्या करेंगे, अब सभी व्यक्ति जितने भी लोग हैं सब लोग क्या एक ही जगह पोजीशन सेट करेंगे। हमने कहा इधर से चलना है 15 सेंटीमीटर की लाइन और इधर से चलना है बेटा 10 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि इधर से जो चलना है वो आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन लेकर चलना है। सबने क्या किया, 10 सेंटीमीटर की लाइन। दूसरा इधर से 15 सेंटीमीटर, ये कोई फिक्स लाइन नहीं है लेकिन एक डाटा होना चाहिए। ठीक है, तो सभी की पॉइंट की पोजीशंस क्या यही आएगी क्या बेटा, ओ वाली। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि पर्सन आपने, हमने सबसे कहा कि एक लाइन खींचिए और एक लाइन खींच करके इधर से 15 सेंटीमीटर लीजिए, इधर से 10 सेंटीमीटर लीजिए। बोलो, अब आपने देखा कि यहां पर सबकी पॉइंट की पोजीशन सेम आएगी, मतलब अब चाहे यहां बनाए चाहे यहां बनाए चाहे जहां, लेकिन ये हमारे पास ट्रायंगल जो होगा पूरा सेम बनेगा। तो आपने देखा कि हमने यहां पर क्या लिया, दो पॉइंट लिए, वो दो पॉइंट हमें क्या जरूरत पड़ी, दो लंबाई की जरूरत पड़ी क्या, एक हमें 10 सेंटीमीटर की, एक हमें 15 सेंटीमीटर की। मतलब ये फिक्स वैल्यू नहीं है, या तो हम कह सकते हैं दो हमें लंबाई की जरूरत पड़ी क्या, L1 L2, मतलब दो हमें लंबाई की जरूरत पड़ी क्या, लंबाई। चलो अब आपके मन में आएगा कि सर दो चीजें तो हमारे पास हो गई, इसको डालते हैं नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, लेकिन क्या और दूसरी कोई कंडीशंस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। चलो हमने कहा चलो इसको हम ले लेते हैं, एक कॉपी करते हैं। हाँ ये आ गया, इसमें से कुछ चेंजमेंट कर लेते हैं। चलो इसको पहले तो 2 नंबर दो, लो भाई 2 नंबर, इसके बाद इसकी ये सब चीजें की हटा देते हैं, केवल हमारे पास इतना रहता है, ये इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक है ना, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, बाद में ऊपर दें। आ जाओ भाई, चलो ये हो गया आपका सेकंड नंबर। हमने कहा कि देखिए आपके पास ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट आपके पास बी था, क्लियर है। चलो भाई यहां पर पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट बी है। अब हमने कहा कि आपको यहां पर फिर एक नया पॉइंट लोकेट करना है, अगर जिसकी हमारे पास यहां से मैं कहता हूं कि आपका एंगल 60 डिग्री है। यहां से कितना एंगल है बेटा, यहां से एंगल जो आपका है ये 60 डिग्री होने वाला है यहां से। तो आपने क्या किया, यहां से 60 डिग्री के एंगल्स पर एक लाइन लगा दी ना 60 डिग्री के एंगल पर। वो तो आपको खींचना पता ही होगा, सबसे बचपन में सिखाया जाता है। नहीं होगा तो आपके पास प्रोटेक्टर होगा, उससे खींच सकते हैं। नहीं खींचने का एक तरीका यह भी होता है कि यहाँ पर आप क्या करते थे, यहाँ पर अपने जो भी आपका प्रोटेक्टर ऐसे रखते थे और उतना ही यहाँ से लेकर के ऐसे कट करते थे, कट करने के बाद आप इसको ऐसे मिला देते थे, आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाता था। ये सिंपल मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट थे, लेकिन इस पर अभी नहीं जाना है, ठीक है ना। आपने क्या किया, यहां से 60 डिग्री का हमारे पास एंगल बना दिया, सबने बना दिया होगा। अब हमने कहा कि यहां से जो 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहे थे उसी को आपको खींच देना है, ठीक है। मैं एक एज एग्जांपल ले रहा हूं 15 सेंटीमीटर, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, समझाने के पर्पज से। आपने क्या किया, यहां से ऐसे 15 सेंटीमीटर की लाइन खींची और जहां पर ये दोनों आपस में कट किए होंगे, आपने कहा यही हमारे पास ओ पॉइंट है, ये 15 सेंटीमीटर। फिर भी तो हमारे पास अगर सब लोग ऐसे ही खींचेंगे तो सबका एक ही बिंदु आएगा क्या, बोलो, सबका एक ही पॉइंट आएगा क्या, बोलो। तो यहां पर आपने देखा कि ये दूसरी जरूरत हमें क्या पड़ी, हमें एक एंगल की जरूरत पड़ सकती है, मतलब थीटा की जरूरत पड़ सकती है, और एक हमें लाइन की जरूरत पड़ सकती है, एंगल्स की, और दूसरी हमारे पास लाइन की। क्लियर है ना भाई, ऐसा तो नहीं है किसी को रटने की आवश्यकता पड़ रही है। चलो तीसरी अगर मैं पोजीशंस ले लूं बेटा, कि अगर मैं कहता हूं कि तीसरी पोजीशंस बनाते हैं, फिर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, चलो इसको मिटाते हैं। यहां पर आपने देखा कि हमें यहां पर जरूरत पड़ी थी 2 लाइंस की, यहां पर हमें एक एंगल्स और एक लाइन की जरूरत पड़ी, और यहां पर अब हमें जरूरत पड़ेगी दूसरी चीजें। क्या है, हमने कहा कि ये हमारे पास पॉइंट ए था, क्लियर है, ये पॉइंट बी था,
क्लियर है। अब इन दोनों पॉइंट से हमें कोई तीसरा बिंदु स्टैब्लिश करना है, तो मैं चाहूंगा यहां से कि मैं कह दूंगा कि आपसे बेटा यहां से क्या करिए, एक हमारे पास लाइन ड्रा करिए जो 60 डिग्री पर हो। ठीक है, आपने कहा ये सर हो जाएगी। हमने कहा दूसरी लाइन इधर से ड्रा करिए जो भी 60 डिग्री पर हो या 30 डिग्री पर हो, मान लीजिए 45 पर होती है। ठीक है, यहां से हमने कहा कि ये 45 डिग्री पर आप यहां से एक लाइन और ड्रा करिए। ये हमारे पास एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया हमारे पास 45 डिग्री, और यहां पर हमारे पास ओ पॉइंट आ गया। क्या आपने देखा कि यहां पर जो तीसरी कंडीशन हमारी जनरेट हुई, यहां पर हमें क्या आवश्यकता पड़ी, दो एंगल्स की आवश्यकता पड़ी। क्या पहला एंगल मान लेते हैं θ1, दूसरा हमारे पास θ2, दो एंगल्स की आवश्यकता पड़ी। क्या यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये एक एंगल्स और दूसरा हमारे पास एंगल्स, ये हमारे पास यहां पर आवश्यकता पड़ती है। चलो इनको ब्रैकेट में बंद करते हैं, इनकी आवश्यकता, इनकी आवश्यकता, इनकी आवश्यकता। ठीक है, ये तीनों की आपको आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली है। इसको भी ऊपर करते हैं। ये आपको तीनों चीज समझ में आ गई। हम कहते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट को आपको ड्रा करना है तो मिनिमम 2 पॉइंट आवश्यक होने चाहिए, आपको पहले से पता होने चाहिए। लोकेटिंग ए न्यू पॉइंट मतलब कोई भी नया पॉइंट जनरेट करने के लिए हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए, विच पोजीशन इज ऑलरेडी हमारे पास पता होगी। ठीक है, हमारे पास यहां पर पहले से पोजीशन इन दोनों की पता होगी। आपने देखा वो 2 पॉइंट कौन से हो सकते हैं, या तो 2 लेंथ हो सकती हैं L1 L2, या तो 2 हमारे पास एंगल्स हो सकते हैं θ1 θ2, या तो हमारे पास एक एंगल्स हो सकता है, एक लाइन हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास लोकेटिंग ए न्यू पॉइंट एट लीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट विच पोजीशन इज ऑलरेडी गिवन, मतलब जिसकी पोजीशन से पहले से हमें पता हो। तो ये चीजें आपको जब आएगा एग्जाम में तो बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। बस इतना याद रखना है कि वो 2 पॉइंट कौन से हो सकते हैं, या तो 2 लाइन, या तो 2 एंगल, या तो एक एंगल एक लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब क्या किसी का भी पॉइंट अलग आएगा क्या, अगर यही कंडीशन दी जाएगी तो सबका सेम पॉइंट आएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल आएगा सबका सेम पॉइंट। ऐसा तो नहीं है कि किसी का डिफरेंस आए। अब समझिएगा क्या यही चीजें अब आपको यहां पर ध्यान देना है। आइए पहले समझेंगे, समझ लिया, अब वही चीज पढ़ लेंगे। हमने कहा कि लोकेटिंग ए न्यू पॉइंट एट लीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट और विच पोजीशन इज ऑलरेडी गिवन। यहां पर आगे नहीं दिया है, हिंदी में शायद इंग्लिश में दिया होगा। चलो ये हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल था। आइए इस सिद्धांत के अनुसार किसी नए बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 ऐसे बिंदु की आवश्यकता होती है जिनकी स्थिति पहले से पता होती है। लोकेटिंग ए न्यू पॉइंट एट लीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट विच पोजीशन इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, ये हमारे पास ये विच पोजीशन इज ऑलवेज लोकेटेड, जिसकी पोजीशन हमें पहले से पता होती है, पहले से ज्ञात होती है। चलिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार द पोजीशंस ऑफ न्यू पॉइंट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एट लीस्ट 2 नोन पॉइंट या 2 गिवन पॉइंट या 2 लोकेटेड पॉइंट, कुछ भी हो सकती है। अब ये 2 बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये 2 बिंदु आपका पहला हो सकता है 2 लेंथ, हमने बना के दिखाया L1 L2, ये 2 लंबाइयां थी। क्या बोलो भाई, ये दोनों बिंदु दिख रहे हैं। चलो दूसरी हमारे पास 2 एंगल्स भी तो हो सकते हैं θ1 θ2। ठीक है, इसके बाद देखिए ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। तीसरी हमारे पास कंडीशंस हो सकती है एक दूरी तथा एक कोण, 1 डिस्टेंस एंड 1 एंगल्स, मतलब एक डिस्टेंस और एक एंगल्स, ये हमारे पास प्रिंसिपल होते हैं। और ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है और 5 नंबर का क्वेश्चंस बनता है। क्लियर है। चलिए यहां पर आपने देखा कि अभी तक हमने क्या कवर किया, केवल हमने इसके प्रिंसिपल्स को कवर किया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास प्रिंसिपल पता हो गए। मैं आपको बता दूं यहां पर जो सर्वेइंग में जो भी आप प्रिंसिपल है यहां पर लगा रहे हैं ट्रायंगुलेशंस का। ट्रायंगुलेशंस का मतलब क्या होता है, जब आप चेन सर्वे पढ़ेंगे बेटा, अभी आगे चेन सर्वे है,
उसमें जो प्रिंसिपल चलता है वो ट्रायंगुलेशंस का चलता है। ट्रायंगुलेशंस का मतलब आप यहां पर जितनी भी चीजें कर रहे हैं सबको एक ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये जो प्रिंसिपल निकल के आता है इसे बोलते हैं ट्रायंगुलेशंस। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास आता है आगे प्रिंसिपल होने के बाद दो सर्वे, जिसमें हमारे पास प्राइमरी क्लासिफिकेशंस है, क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे। सर्वे का क्लासिफिकेशंस आपके उसमें दिया है, पहला प्राइमरी क्लासिफिकेशंस, दूसरा हमारे पास सेकेंडरी क्लासिफिकेशंस है। प्राइमरी क्लासिफिकेशंस में जो सर्वे होता है दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला हमारे पास है प्लेन सर्वे, क्या है? प्लेन सर्वे है। दूसरा आप देख पा रहे हो जियोडेटिक सर्वे, क्या है? जियोडेटिक सर्वेइंग है। आओ, कल हम लोगों ने एक चीज देखा था, जब अर्थ की हम शेप पढ़ रहे थे तो हमने कहा था पृथ्वी की जो शेप होती है वो जियोइड शेप की होती है, उसी से ये निकल के आया है जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, चलिए अब आप क्या होता है, सबसे पहले इतना जान लीजिए कि प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे क्या दिख रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये हमें एक मैदान दिख रहा है। अभी इस पर मत जाइए कि ये क्या बना है, ये अभी आपके लिए एक खिलौना बना है, बाकी उससे मतलब नहीं है। ये एक केवल आपको फ्लैट ग्राउंड दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका पृथ्वी का सरफेस दिख रहा है ऊपर वाला। ठीक है, लेकिन आप यहां पर देख पा रहे हैं प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक का मतलब क्या था? जियोइड का वक्र था, कर्व था। तो यहां पर जो हमारे पास प्लेन सर्वे होता है, इसमें हम लोग जो भी हमारे पास ग्राउंड होता है इसको प्लेन कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जो हमारे पास आगे ये सब चीज लिखी है, ग्राउंड को हम लोग कैसा लेते हैं? प्लेन लेते हैं। अब प्लेन लेंगे, आपने तो पढ़ा है कि पृथ्वी का जो शेप होता है वो तो जियोइड होता है, मतलब स्फेरिकल भी ले लेंगे तो ये हमारे पास कर्व होगा। तो क्या मैं कर्वेचर को कंसीडर कर रहा हूं क्या? अगर मैं कर्वेचर को बेटा कंसीडर कर लूं तो क्या ये प्लेन बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कर्वेचर को एलिमिनेट कर देते हैं। कर्वेचर एलिमिनेट कर दीजिए या नॉट कंसीडर कर दीजिए। ठीक है, यहां पर हम लोग इसको क्या नहीं करते हैं? कंसीडर्ड नहीं करते हैं। बोलो, अब इस पर चलिएगा। हमने कहा कि आप देख पा रहे होंगे या हम पूरी पृथ्वी को लेकर चल रहे हैं। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? जियोइड है, जियोइड का मतलब ही क्या था? वक्राकार था। तो यहां पर हम लोग प्लेन ना मान करके यहां पर हम लोग करते हैं, जो इसका शेप होता है वो जियोइड लेके चलते हैं, और यहां पर कर्वेचर को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? कर्वेचर कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया? चलो, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये बताइए कि ये अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास छोटे एरिया पर अगर हमें करना है कोई भी सर्वे, तो क्या मैं प्लेन मान लूं? कैसे? आप घर पर हो, घर पर आपका खेत है, मतलब घर से बाहर निकल करके वो खेत अगर पूरी पृथ्वी के एरिया के हिसाब से देखा जाए तो बहुत एक छोटा जगह है, छोटा एरिया है ना। आपको ऐसा तो लगता नहीं है कि खेत आप इस पॉइंट पर खड़े हो रहे थे, यहां पर इस साइड खेत के और दूसरे साइड देख रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा हो। हमें ऐसा है क्या? ऐसी जमीन दिखती है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इस एरिया को बहुत बड़ा कंसीडर कर लिया जाए, आओ थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बहुत बड़े मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी में आपको यहां पर शायद कहीं भारत का मैप दिख रहा होगा, ये देखो लटका हुआ है, ये दिख रहा है। यहां पर देखेंगे जब इस एरिया को, तो यहां पर पृथ्वी जब इतने इंडिया को कंसीडर करेंगे तो पूरा एरिया जब लेंगे तो ये कहीं ना कहीं कर्व होगा कि नहीं। अब आपका घर यहां पर इतने में है, एक बिंदु भी हम रख दें, एक पॉइंट रख दें, तो ये आपका एरिया में पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा ना इस पॉइंट के अंदर। तो आप देख पा रहे होंगे अगर छोटा सा पॉइंट कंसीडर करते हैं तो ये आपको प्लेन ही दिखेगा। अगर ये छोटे पॉइंट पर कर्वेचर दिखे तो आपकी घर की एक वाल यहां से शुरू हो और एक वाल जब ऐसे होगी तो एक वाल यहां से शुरू हो और आपका ये सरफेस कर्व दिखेगा। लेकिन छोटे भी पॉइंट पर ये आपको नहीं पता चलता। तो जब भी हमारे पास छोटे एरिया का सर्वेक्षण किया जाता है तो वहां पर हम लोग क्या प्लेन लेंगे? बोलो। तो यहां पर हमारे पास एरिया जो लिया जाता है वो स्मॉल एरिया के लिए ये किया जाता है, स्मॉल एरिया। मैं कोई चीज रटाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, हर एक चीज को बिल्कुल लॉजिकली चला रहे हैं। यहां पर हमारे पास क्या होता है? एरिया जो लिया जाता है वो ब्रॉड लिया जाता है, ठीक है ना। यहां पर जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है? ब्रॉड होता है, ठीक है।
यहां पर आप लिख लीजिएगा एरिया जो हमारे पास क्या होता है, ब्रॉड होता है। ब्रॉड का मतलब यहां पर होता है, ये मैक्सिमम कर लीजिए इसको, ब्रॉड ना करके मैक्सिमम एरिया, ठीक है। अब आप तीसरे पॉइंट पर जाएंगे। तीसरे पॉइंट पर जब जाएंगे तो आपने देखा होगा ये एरिया की वैल्यू कुछ फिक्स होती है क्या? हाँ फिक्स होती है, अभी बताते हैं। फिक्स होती है, लेकिन इससे पहले आपको जानना पड़ेगा जब एरिया यहां पर फिक्स होगा, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा ये एरिया की वैल्यू फिक्स होती है। हाँ फिक्स होती है, अभी बताते हैं कितना होती है। लगभग 250 किलोमीटर स्क्वायर, कहीं 195.5 होती है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। हमने कहा यहां पर हमने स्मॉल एरिया लिया, यहां पर हमने प्लेन एरिया लिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे जब आप घर में, आपका खेत था या घर था, छत थी, कुछ भी था, आप वहां पर एक ट्रायंगल, जब ट्रायंगुलेशंस मेथड पढ़ रहे थे तो इसमें ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे थे। ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे तो क्या ये ट्रायंगल्स आपको बिल्कुल सीधा दिखेगा? बोलो। तो ये जो हमारे पास यहां पर ट्रायंगल्स बनता है वो हमारे पास प्लेन ट्रायंगल बनता है, प्लेन ट्रायंगल बनता है। बोलो। अब यहां पर जो भी ट्रायंगल्स बनेगा पूरी पृथ्वी के सरफेस पर खड़े हैं। एक फुटबॉल कंसीडर कर लीजिए और फुटबॉल पर आप क्या करिए, एक लाइन खींचिए ट्रायंगल्स बनाने के लिए। तो जो फुटबॉल पर लाइन जाएंगी कुछ इस तरह से जाएंगी, ऐसे ऐसे, फिर यहां पर ऐसे ऐसे, यहां पर जाएंगी ऐसे ऐसे। वो अंदर की ओर दिख रही है लेकिन रियलिटी में ऐसे होगी, ठीक है। फिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम। यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ एरिया ऐसे बना। आपने क्या देखा, यहां पर कुछ इस तरह का ट्रायंगल बना, इसे कहते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल। बोलो। स्फेयर माने क्या होता है, गोला होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, स्फेरिकल ट्रायंगल्स होगा, ठीक है, गोलाकार त्रिभुज। आपने देखा यहां पर स्फेरिकल ट्रायंगल्स बना। अब एक चीज होता है मैथ का कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि जो भी हमारे पास प्लेन ट्रायंगल, आप तक अभी तक तो प्लेन ट्रायंगल्स ही बनाते आए हैं। मैं आपसे कहूं कि इसके बीच का एंगल्स बता दीजिए, θ1 प्लस का θ2 प्लस का θ3, तो सबको पता होगा कि त्रिभुज के हमारे पास तीनों कोणों का जो कोण का सम होता है θ1 θ2 प्लस θ3 कितना होता है, वो 180 डिग्री है। बोलो। क्लियर है ना? चलो अब इस पर आइए। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जब भी हमारे पास आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आग का अगर ये सीधी लाइन होती, ऐसे कुछ तरह का ट्रायंगल्स होता ना, तो यहां पर कितना बनता, 180 डिग्री बनता कि नहीं बनता? बनता ना। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहां पर सरफेस कुछ फैली हुई है, कुछ ऐसे आपको दिख रही है, कुछ ऐसे दिख रही है ना। तो यहां पर देखिएगा अगर ये सीधा था तो कुछ ऐसे बन रहा था, यहां पर 180 हो रहा था, मतलब जब सम करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे एरिया यहां पर एंगल थोड़ा थोड़ा सा सब में बढ़ा होगा, तो यहां पर जो एंगल्स आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 180 से तो अधिक आएगा। कोई उसमें रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने देखा यहां से हमारे पास कुछ इस तरह से गई, हमारे पास जो भी इसकी रेखाएं हैं, तो यहां पर जो θ1 प्लस का θ2 प्लस का θ3 वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा 180 से। ग्रेटर देन 180, इक्वल देन नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन होगा 180। अच्छा मैं कहता हूं कि इसका मैक्सिमम एंगल कितना होता है, वो तो 180 होता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम 180 से होगा तो मैक्सिमम वैल्यू भी तो कुछ होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 540। मैक्सिमम जो होती है, मैक्सिमम वो वैल्यू होती है 540 डिग्री। मतलब 540 डिग्री अंदर के एंगल्स का सम हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, लेकिन हमेशा 180 से अधिक होगा। चलो अब आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ी सी और बात करना चाह रहा था कि एरिया कितना लिया जाता है। एरिया अगर मैं कहता हूं कि एरिया कितना लेंगे, तो एरिया की अगर बात करते हैं तो एरिया जो हमारे पास, जो आप घर बनवाते हैं, क्या आप ये कंसीडर करते हैं कि पृथ्वी हमारे पास कर्व है? ऐसा तो होता नहीं। आपके घर में मान लीजिए कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, एक गेस्ट हाउस बन रहा है, मैरिज लॉन बन रहा है, आपके घर से बड़ा होता है, क्या आप उसमें कंसीडर करते हैं क्या कि हमारे पास सरफेस हम कर्वेचर लेकर के चलेंगे? नहीं। तो यहां पर जो एरिया कंसीडर किया जाता है बेटा, वहां पर दो वैल्यू होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? दो वैल्यू। कौन कौन सी? यहां पर जब आप एरिया कंसीडर करेंगे, एक बार देख लेते हैं, रेड आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना? हाँ चलो ठीक है। एरिया जो लेते हैं वो हमारे पास होता है 195.5 किलोमीटर। चलो दूसरा एरिया आप देखेंगे तो हमारे पास एरिया जो होता है वो होता है 250,
या 260 किलोमीटर स्क्वायर। इससे अगर एरिया हमारे पास छोटा है, मान लेते हैं छोटा है या बराबर है, तो आपको करना है प्लेन। क्या करना है? प्लेन हमारे पास सर्वे होगा। लेकिन अगर एरिया इससे बड़ा होता है तो फिर हमारे पास कौन सा सर्वे होगा? जियोडेटिक होगा। अब आपके मन में कंफ्यूजन आएगा, सर क्या है ये दो वैल्यू क्या है? बेटा जो दो वैल्यू है ना, होता क्या है कि जैसे ही मैं अगर एरिया मान लूं 195.5 किलोमीटर, इसको फिर समझाते हैं। अगर मैं कहता हूं कि एक एरिया लेता हूं ट्रायंगल का जो हमारे पास है 190, ये कोई ट्रायंगल्स है ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्फेरिकल ट्रायंगल्स बनाते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये एरिया ले लेते हैं हमारे पास, इसके अंदर का जो एरिया है वो हमारे पास टोटल एरिया 195.5 है और यहां पर एरिया 195.5 है। और जब इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो ये 1 सेकेंड बड़ा आता है। आपने पढ़ा होगा कि एंगल्स का योग सेकेंड में भी होता है। एक डिग्री में 360 मिनट है ना, एक डिग्री हो गया, सॉरी 360 बोल गया ना, एक डिग्री होता है, फिर इसमें हमारे पास होता है 60 मिनट और एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो यहां पर जो एंगल्स आएगा, यहां पर आप देख पा रहे होंगे θ1 प्लस θ2 प्लस का θ3 जो होगा वो 180 होगा। लेकिन यहां पर देखेंगे तो यहां पर θ1 प्लस का θ2 प्लस का θ3, ये हमारे पास हमने कहा 1 सेकेंड का अंतर आएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? हमारे पास 180 तो डिग्री ये आ ही रहा है, 0 मिनट आ रहा है, लेकिन सेकंड हमारे पास 1 बढ़ रहा है, तो आप ऐसे लिखेंगे। यहां पर डबल डैश होता है, ये तो लिखना आपको मैथ से आना चाहिए था। कैसे आप लिखते हैं सेकंड मिनट? तो आपने देखा होगा कि यहां पर 1 सेकंड का अंतर अगर आ रहा है, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, इसमें 1 मिनट में 60 सेकंड। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू अब आते हैं कि हमारे पास वैल्यू किसे लेंगे। मेन मुद्दा है कि हमें यहां पर वैल्यू क्या लेनी है। देखो, जब वैल्यू आपके पास 195.5 होगी तो हमें वैल्यू, दोनों मान लीजिए ऑप्शन है, आपके मन में सवाल आएगा कि सर दोनों ऑप्शन है, ये भी दिया है ये भी दिया है, तो आपको हमेशा छोटी वाली लेना है 195.5 किलोमीटर, 195.5 किलोमीटर। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इसमें से कोई ऑप्शन चूज करेंगे। अब इसमें कभी ऐसा नहीं करेगा कि 260 दे दे या 250 दे दे, एक ही देगा। ये वैल्यू हमारे पास करीब एक ही देगा। इससे छोटा एरिया है तो प्लेन, इसके बड़ा एरिया है तो जियोडेटिक होगा, ठीक है। चलो, अब एक लास्ट पॉइंट और समझ लीजिए। लास्ट पॉइंट फिर समझाते हैं, आओ। हमने कहा हमारा पास पहला जो एरिया था वो हमने प्लेन कंसीडर किया था। इसको 2D में अगर दिखाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, क्या एक लाइन की भांति। अब हमने कहा दूसरा एरिया हमने क्या किया था, इसको कर्व के रूप में जियोडेटिक में कंसीडर किया था, कुछ ऐसे दिखेगा। चाय पी लें, थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आओ, हमने कहा प्लम्ब लाइन। अब प्लम्ब लाइन क्या होती है? जब मैंने सीटी स्टार्ट किया था तो मैंने उसमें एक प्लम्ब बाब आपको दिखाया था और मैंने कहा था इसको याद रखना, जब सर्वेइंग पढ़ाएंगे तो पहले ही क्लास में आपका इसका यूज होगा। मेसन जानते हैं, राजमिस्त्री, उसके हाथ में एक होता है इस तरह का लट्टू रूप में, एक ऐसे थ्रेड बांधता है धागा और उसमें आपका ये लट्टू बंधाया होता है। इसे बोलते थे साहुल, साहुल बोलते थे ना। इसे ही इंग्लिश में बोलते हैं प्लम्ब बाब। क्लियर है? अब आप क्या करिए, प्लम्ब बाब को इसके ऊपर क्या करना होता है, ऐसे लटकाते हैं। मतलब ये वर्टिलिटी की जांच करने में मदद करता है। वर्टिलिटी का मतलब ये मान लीजिए आप जब दीवार की चिनाई करते थे, हर रद्दा जब रखता है, एक रद्दा रखने के बाद वो इसको क्या करता है, ऐसे लगाता है और देखता है कि हमारी वाल सीधी है कि नहीं है कि नहीं है ना। वो देखता है कि जो हमारी वाल है वो सीधी है कि नहीं है। लेकिन जब आप इसके देखते हैं, वर्टिलिटी की जांच करता है, आप यहां पर प्लेन पर खड़े हैं, एक साहुल ऐसे लेकर के खड़े हो गए आप और दूसरा आपका दोस्त जब खड़ा होगा और जब इसकी लाइन देखेंगे, प्लम्ब का मतलब ही होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब इसके परपेंडिकुलर, प्लम्ब का मतलब ही 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर। जब आप इस पर सीधा ऐसे खड़े हो जाएंगे लेकर के, आप देखो मैं बना देता हूं कुछ इस तरह से। कौन सा कलर लेते हैं, ये ले लेते हैं। यहां पर एक प्लम्ब लाइन आपने लेकर के ऐसे खड़े हो गए,
ये आपका पास प्लम्ब लाइन ऐसे खड़े हो गए, तो ये दोनों की जब अगर मैं लाइन आप एक्सिस ड्रा करूं, इसको आगे बढ़ाऊं, तो क्या ये आगे ऐसे पैरेलल चलेंगी क्या बेटा? ये क्या एक दूसरे को कभी कट कर पाएंगी क्या जिंदगी में? कभी नहीं कर पाएंगी। कभी पूरी जीवन निकल जाएगा, क्या कट ही कर पाएंगी क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि यहां पर बनाओगे तो इसके अगर परपेंडिकुलर आप देखोगे तो इसके परपेंडिकुलर की जो एक्सिस होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही होगी, ना? ये परपेंडिकुलर हुआ, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस कुछ इस डायरेक्शंस में होगी। ये बहुत दूर का एरिया कंसीडर कर रहे हैं, हम भारत में खड़े हैं, वो एक पाकिस्तान में खड़ा है, तभी तो ये कर्वेचर थोड़ा सा समझ में आएगा। अब यहां पर प्लम्ब लाइन जब निकालेंगे, यहां पर प्लम्ब लाइन निकालेंगे, वो अपने परपेंडिकुलर होगा। अगर इस सरफेस को हम निकाल करके छोटे एरिया में देखें तो ये भी हमको क्या दिखेगा? एक हमारे पास प्लेन की तरह दिखेगा और उसमें वो खड़ा होगा। लेकिन एक्चुअल में जब एक स्फेरिकल कंसीडर करेंगे पूरे हमारे पास जो भी अर्थ है, तो हमारे पास ये जो भी प्लम्ब लाइन है, क्या वो इसके सेंटर पर मिलती हुई प्रतीत होंगी? ऐसे बढ़ा दें, इसको भी ऐसे बढ़ा दें, बढ़ा दिए। अब बताओ, क्या ऐसा लग रहा है कि यहां पर हमारे पास प्लम्ब लाइन आपस में सेंटर की ओर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जो कि पृथ्वी के सेंटर पर जाएंगी? ये भी हमारे पास प्लम्ब बाब ही है ना, ये भी प्लम्ब बाब ही है। इसका प्लम्ब लटका देते हैं, ये बाब हो गया, प्लम्ब तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये इसका बाब हो गया। चलो बन गया, समझ में आ गया? जितने पॉइंट थे हमने हर पॉइंट को समझाया है, बस यही आपको लिखना है। आ जाओ मेरे भाई, सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे, और सर्वे के क्लासिफिकेशंस में आप देखेंगे सबसे पहला हमारे पास है प्रिलिमिनरी क्लासिफिकेशंस। याद रखना, प्रिलिमिनरी जब बोलेगा तो आपको इसी के बारे में लिखना है। इसमें कौन था? प्राइमरी क्लासिफिकेशंस, ठीक है। अब इस प्राइमरी क्लासिफिकेशंस में आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास दो सर्वे होते हैं। पहला होता है प्लेन सर्वे और दूसरा होता है जियोडेटिक। प्लेन को हिंदी में प्लेन बोल लेंगे, जियोडेटिक को जियोडेटिक बोल लेंगे, ठीक है ना। चलो अब देखिए, जब हमारे पास ये दो सर्वे होंगे, इनमें या तो डिफरेंस पूछेगा या तो दोनों के बारे में पूछेगा। जब आप बनाएंगे तो आपको प्लेन सर्वे में इस तरह से ट्रायंगल्स बना के दिखाना है, जो मैंने बनाया है यहां पर, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसा मत करना कि अर्थ बनाने लगना, केवल आपको बस ऐसे बना देना है कि यहां पर हमारे पास ये जब लिखेंगे तो ये प्लेन होगा, ऐसे ऐसे क्या हो गया भाई, ऐसे 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 प्लेन ट्रायंगल दिखाना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा या θ1 θ2 θ3 क्या करना है? इसको करना है 180 डिग्री। और दूसरा हमारे पास जियोडेटिक में, हट जा भाई, जियोडेटिक में कुछ इस तरह से बनाएंगे। और यहां पर जो अल्फा1 अल्फा2 अल्फा3 या θ1 θ2 θ3 180 डिग्री से अधिक दिखाएंगे और 45 डिग्री मैक्सिमम दिखाएंगे। बस यही चीजें हैं जो चीजें हमने समझाई है। अब उनको जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं और क्लास होती है आपकी एंड। चलिए आइए, इसमें देख पा रहे होंगे कि प्लेन सर्वे में क्या है। इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की सतह को समतल प्लेन माना जाता है। पहला पॉइंट हमने बताया था क्या, देखो वही चीजें चल रही हैं क्या, हर एक चीज को मैच कराते हुए चलेंगे। प्लेन मान रहे थे, पृथ्वी के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे थे क्या? नहीं, प्लेन में नहीं कंसीडर करते। तो हमारे पास प्लेन माना जाता है तथा पृथ्वी की वक्रता कर्वेचर ऑफ अर्थ को ध्यान में नहीं रखा जाता, बिल्कुल। इसके बाद इन दिस सर्वे द अर्थ सरफेस इज एज्यूम्ड टू बी प्लेन, सरफेस एरिया सरफेस एंड द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। इसमें हमारे पास क्या करते हैं, अर्थ को, अर्थ के जो कर्वेचर है उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें बने त्रिभुजों को समतल त्रिभुज माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लेन ट्रायंगल्स। क्या लिखा है यहां पर, हम लोग क्या लेते हैं, प्लेन ट्रायंगल्स लेते हैं ना। आओ देखो चीजें कहां से निकल के आई, बस फिगर से पूरी चीजें याद रखना है, रटोगे तो रटते ही रह जाओगे। मैं हमेशा कहता हूं कि रटना मत। इसमें बने त्रिभुजों को समतल ट्रायंगल्स माना जाता है। इस छोटे क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त होता है। छोटे क्षेत्र कौन से? ये हमारे पास हमने कहा स्मॉल एरिया के लिए, जितने हमारे 195.5। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके घर बनते हैं, जितने भी आपके प्रोजेक्ट बनते हैं, सब प्लेन पर ही बनते हैं, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेट्रो बनती है, वो प्लेन कंसीडर करके बनाई जाती है। कोई ब्रिज बनता है, वो प्लेन कंसीडर करके बनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसका यूज कब करते हैं?
इसका यूज तब करेंगे जब हमारे पूरे देश से मान लीजिए कोई भी बहुत लंबा एक्सप्रेस वे बनना है, जो कई स्टेट को कवर करते हुए निकल रहा है, उसकी लंबाई मान लीजिए 540 किलोमीटर है। तो अब वहां पर हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहां पर एरिया बहुत अधिक हो जाएगा, है ना। बोलो, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर लंबाई कितनी होगी मेट्रो की भाई, एक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के एरिया के अंदर ही तो होगा, 260 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर तो लगभग बना ही होगा डिस्ट्रिक्ट। अगर बड़ा है तो फिर आपको इसको कंसीडर कर लेना है, ठीक है। आओ चलो, अगला पॉइंट क्या है, इसमें छोटे क्षेत्रों के लिए सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त है। इट इज सुटेबल फॉर सर्वेइंग स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया के लिए हमारे पास सुटेबल है। इसका उपयोग स्थानीय, लोकल एवं सामान्य इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है। लोकल का मतलब वही छोटे मोटे कार्य, छोटे का मतलब यही जो आप घर बनवा रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहा है, आपका लॉन बन रहा है, इसके बाद छोटा सा कोई ब्रिज बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, ठीक है। चलिए, इसमें शुद्धता एक्यूरेसी अपेक्षाकृत कम होती है। अब मान लीजिए जब हमारे पास भारत का विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान बटा था, तब हमारे पास ये सर्वेक्षण किया गया होगा जियोडेटिक, ठीक है, क्योंकि देश की सीमा का निर्धारण किया जा रहा था और जो एक लंबे लेवल पर था, ठीक है। चलो, इसमें क्या होता है, शुद्धता एक्यूरेसी अपेक्षाकृत कम होती है। अब एक्यूरेसी कम क्यों होगी भाई, एक्यूरेसी कम क्यों होगी, जो व्यक्ति जैसा दिखता है अगर उसको बदल करके दिखाने का प्रयास करोगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्यूरेसी की कमी होगी कि नहीं। यहां पर था एक्चुअल में तो कर्व ही है, एक्चुअल में सरफेस कर्व ही है, हमने अपनी तरफ से माना है कैसा, प्लेन। अब प्लेन माना है तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसके साथ हमने छेड़छाड़ किया कि नहीं, हस्तक्षेप किया कि नहीं। जब करेंगे तो एक्यूरेसी घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी ना। तो बस एक्यूरेसी इस वजह से इसकी कम होती है। आ जाओ, यहां पर हमने देखा कि यहां पर एक्यूरेसी क्या होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें विभिन्न, द एक्यूरेसी इज दिस सर्वे इज कंपैरेटिवली लेस, क्या होती है, कंपैरेटिवली लेस होती है। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर खींची गई प्लम्ब लाइन एक दूसरे के समांतर मानी जाती है। प्लम्ब लाइन का कॉन्सेप्ट हमने अभी बताया कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। सामान्यतः लगभग 250 किलोमीटर स्क्वायर, यहां पर 195.5 वाला एरिया का नहीं लिखा है, लिख लो 195.5 किलोमीटर, क्योंकि यहां पर टाइपिंग ने, टाइपर ने टाइप ना किया होगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं शायद बिहार का, मैं देखा हूं पिछला क्वेश्चन पेपर, तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो पहली प्रायोरिटी इसको भी आपको देना है। अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास ये 250 होगा या तो 260 होगा, क्लियर है। सामान्यतः लगभग 250 किलोमीटर स्क्वायर तक के क्षेत्र को प्लेन सर्वेक्षण उपयुक्त मानी जाती है, और हमारे पास जनरली प्लेन सर्वेइंग इज सुटेबल फॉर एन एरिया अप टू अबाउट 250 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, जियोडेटिक, क्वेश्चन नहीं है, उसी का टाइप से जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जियोडेटिक क्या है। हमारे पास जो सर्वे था इसमें हमने सबसे पहले पॉइंट क्या किया था, इसके कर्व को कंसीडर किया था। तो इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता, कर्वेचर आप अर्थ को ध्यान में रखा जाता है, रखा जाता है कि नहीं, ये रखा गया, ठीक है, रख लिए। यहां पर जब हमारे पास कहते हैं इन दिस सर्वे द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, कंसीडर किया गया। इसमें बने त्रिभुज को गोलकी त्रिभुज, गोलकी का मतलब वही गोलाकार, स्फेरिकल बोलते हैं, स्फेरिकल त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद ये बड़े क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त है। हमने कहा कोई भी बड़ा क्षेत्र हो उसके लिए उपयुक्त है, सुटेबल फॉर सर्वे लार्ज एरिया। इसका उपयोग राष्ट्रीय मानचित्र, नेशनल मैपिंग और बड़े इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है। नेशनल मैपिंग का मतलब पूरे देश का कोई सर्वेक्षण हो रहा था। हमने कहा कि भारत पाकिस्तान का क्लासिफिकेशन हुआ था, मतलब जो डिवाइडेशन हुआ था, क्लासिफिकेशन नहीं बोलेंगे, क्लासिफिकेशन में कई पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग जब हमारे पास राष्ट्रीय मानचित्र, नेशनल मैपिंग को हमारे पास और बड़े इंजीनियरिंग कार्य में, हमने बता दिया कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है, कई स्टेट से निकल रहा है, वो हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इट यूज्ड फॉर नेशनल मैपिंग एंड मेजर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। कोई रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है क्या कोई नई चीज पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ी हुई है, मतलब पहले से समझे हैं। इसमें शुद्धता, एक्यूरेसी अधिक होती है। एक्यूरेसी क्यों अधिक होती है, क्योंकि एक्चुअल शेप हम कंसीडर करके आ रहे हैं,
पृथ्वी का जो एक्चुअल शेप है। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर खींची गई प्लम्ब लाइन एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? समांतर नहीं होती हैं। ये क्या होती है? ये हमारे पास यहां पर लिख लीजिए, ये पृथ्वी के सेंटर मतलब केंद्र पर मिलती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई, क्योंकि मिलती हुई दिखेंगी तो नहीं, प्रतीत होती हैं। ठीक है ना। चलिए, सामान्यतः 250 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक क्षेत्रफल के लिए एक जियोडेटिक सर्वे अपनाई जाती है। इसके लिए हम लोग कौन सा सर्वे अपनाते हैं? जियोडेटिक अपनाते हैं। जनरली जियोडेटिक सर्वे इज अडॉप्टेड फॉर एरिया ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। 250 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक एरिया के लिए हमारे पास ये लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक ग्लोबल मैप रखा हुआ था। चलो, अब चीजें तो समझा चुके हैं, अब दिख रहा है, नहीं उठा के ले आते। ग्लोब देखे होंगे ना, तो ग्लोब अब हमको दिख रहा है, तो अब कोई आवश्यकता नहीं है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास जो याद रखने हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक प्लेन सर्वे कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? एक प्लेन सर्वे कर रहे थे, एक जियोडेटिक सर्वे कर रहे थे। सही से बन नहीं पा रहा है, आ जाओ। ये हमने क्या किया? पहले हमने प्लेन सर्वे किया, फिर जियोडेटिक सर्वे किया। अब जब हमने प्लेन सर्वे किया, जियोडेटिक सर्वे किया, तो हमने क्या किया? अंतर कितना आता है? हम इस लंबाई को अगर मीजर कर लें, यहां पर आप देखेंगे इस लंबाई को अगर मैं मीजर करूं, इसको पहले हमने मान करके प्लेन, ठीक है, कुछ इसकी लंबाई आई होगी, फिर इसको हमने कर्वेचर एज्यूम किया, तो यही लंबाई क्या अधिक आई होगी। इसी लाइन को हटा करके ऐसे खींच लीजिए, एक तार था ऐसे था, ये आप मीजर करेंगे, फिर इसको ऐसे खींच लीजिए, क्या बढ़ जाएगा? कुछ तो अंतर आएगा बेटा। तो यहां पर जब पृथ्वी की शेप के हिसाब से बात करते हैं, जब हमारे पास ये लंबाई, ये वाली जो लंबाई है, जो हमारे पास 12 किलोमीटर अगर आती है, ये वाली, ठीक है, तो ये वाली हमारे पास जो लंबाई आती है 12 किलोमीटर प्लस का 1 सेंटीमीटर आती है, मतलब 1 सेंटीमीटर का अंतर पड़ता है। अब आप पृथ्वी के कर्वेचर को समझ सकते हैं कि इसकी रेडियस जब है 6371 किलोमीटर, तो अब आप जा रहे हैं कि जब 12 किलोमीटर आप ट्रेवल करते हैं, कोई भी चीज ऐसे है, कितना अंतर आता है जियोडेटिक में? जब आप जा रहे थे सीधा 12 किलोमीटर तक आप जब पहुंच गए, जब 12 किलोमीटर तक पहुंच गए अगर सीधे दूरी में, तब यहां पर 1 सेंटीमीटर का अंतर आएगा। समझ लो, बहुत ना के बराबर आता है। 1 सेंटीमीटर होता कितना है? इतनी जमीन आपकी उठ गई या दब गई। यहां पर जब कर्वेचर कंसीडर करेंगे तो बड़ी हो गई। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगर इसी को मैं प्लेन कंसीडर करूं, फिर जियोडेटिक कंसीडर करूं, तो यहां पर हमारे पास 1 सेंटीमीटर या इसे ही कह सकते हैं 10 mm। ठीक है, आओ दूसरा केस। दूसरा केस इसको भी ऐसे बना दें क्या? अच्छा चलो हटाओ। ठीक है, यहां पर देखिए, अब दूसरा केस, अगर मैं कहता हूं कि इसमें से जो भी हमारे पास यहां पर है, मिर्जा 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 मिर्जा, ठीक है, यहां पर अगर इस लंबाई को मैं कहता हूं कि ये हमारे पास लंबाई 18.2 किलोमीटर या 18.5, ठीक है, 18 मतलब 18.2 किलोमीटर मान लें। क्या हो जा रहा है भाई? 18.2 किलोमीटर मान लें, तब अंतर कितना आएगा? तब ये आती है वैल्यू 18.2 किलोमीटर प्लस हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, इतना अंतर आता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जब हम कर्वेचर कंसीडर करेंगे और प्लेन कंसीडर करेंगे तो अंतर कितना आएगा? 12 किलोमीटर जब चल जाएंगे तब आपका 1 सेंटीमीटर का अंतर आएगा। 18.2 या 18.5 किलोमीटर चल जाएंगे तब हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर का अंतर आएगा। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना? दोनों पॉइंट क्या करना है? याद रखना है। क्या पूछेगा?
नहीं पूछेगा तो नॉलेज बढ़ेगा, आगे जरूरत पड़ेगी, पूछ लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो क्या यही पॉइंट लिखे हैं? आइए, पहला पॉइंट ये लिखा है जो हमने बताया था। क्या बताया था? यहां पर कहीं पर बताया था ये पॉइंट, इस वजह से इसको दोबारा नहीं बताया, ये लिखा हुआ है। हमने कहा अगर प्लेन में इस एरिया को कंसीडर, जैसे हमने लंबाई कंसीडर की 1 सेंटीमीटर का अंतर आया, एरिया कंसीडर कर लेते हैं 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। यहां पर एरिया की वो नहीं लिखी क्या हमने? यूनिट तो भाई लिखी नहीं, यूनिट लिख लीजिए। यहां पर अगर इतना किलोमीटर स्क्वायर एरिया है और यहां पर इतना किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इस पर अंतर कितना आ रहा था? 1 सेकेंड का। कितना आ रहा था? 1 सेकेंड। यही पॉइंट लिखा हुआ है, यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। आ जाइए, कह रहा है कि जब लगभग 195.5 किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है, तब प्लेन ट्रायंगल और स्पेरिकल ट्रायंगल्स के कोणों के योग में लगभग 1 सेकेंड का अंतर आता है। ये 1 सेकेंड में डबल डॉट लगता है, मिनट में सिंगल डॉट लगता है। ठीक है ना? इसके बाद व्हेन एन एरिया ऑफ अबाउट 195 किलोमीटर स्क्वायर इज सर्वेड, द डिफरेंस बिटवीन द सम, मतलब उनके सम आप एंगल्स आप ए प्लेन ट्रायंगल्स, इसके प्लेन ट्रायंगल्स का सम कर लीजिए एंड स्फेरिकल ट्रायंगल्स का सम कर लीजिए, जो अंतर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड आएगा। अब क्या ये प्लेन के साथ करना है क्या? जब आपसे प्लेन और जियोडेटिक पूछेगा तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपके नॉलेज की आवश्यकता है। अगर अलग से कभी पूछ ले तो आप इसको लिख सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम दे रहे थे, आपके पास टाइम अगर बच रहा है, तो नोट डाल करके लास्ट में लिख देना, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा आपका। ठीक है, आओ अगले नंबर पर चलो। यहां पर आता है कि 12 किलोमीटर लंबाई पर प्लेन सर्वे और कर्व्ड सरफेस, वही जो कर्वेचर हमने किया था, के बीच लगभग 1 सेंटीमीटर का अंतर होता है। ये किसका अंतर दे रहा है? इसकी बात कर रहा है। ठीक है ना? चलो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब हमारे पास 18.2 किलोमीटर लंबाई पर प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस के बीच 1.5 सेंटीमीटर या 15 mm कह सकते हैं का अंतर होता है। लेंथ फॉर द लेंथ 80.2 किलोमीटर, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन सरफेस एंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर या 15 mm। क्लियर है? बोलो, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज की अगर समरी की बात करें, 2 मिनट की समरी ले लो। समरी 2 मिनट की समरी ले लो। समरी आज हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? 2 चीजें हमने देखी। पहली चीज हमने यहां पर देखा, सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल की स्पेलिंग ऐसे नहीं होगी, प्रिंसिपल होगी। क्या होगी भाई? आजा भाई, ये आज हैंग क्यों कर रहा है? प्रिंसिपल, आजा। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे या सर्वेइंग, ठीक है, जिसमें वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। दूसरा हमने लोकेटिंग ए न्यू पॉइंट एट लीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट विच पोजीशंस इज ऑलरेडी गिवन या ऑलरेडी लोकेटेड, पहली चीज। दूसरी चीज हमने अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा प्राइमरी क्लासिफिकेशन। अब इस प्राइमरी क्लासिफिकेशन हमने यहां पर कवर कर लिया। अब प्राइमरी क्लासिफिकेशन में 2 हमारे पास चीजें आई। पहला हमारे पास था प्लेन सर्वे, यहां पर प्लेन, और दूसरा हमारे पास आया जियोडेटिक। कल हम लोग करेंगे सेकेंडरी क्लासिफिकेशंस और इसके आगे। ठीक है, एक चीज जो आपका अक्सर डाउट रहता है कि सर इसकी पीडीएफ मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कहां मिलेगी इसकी पीडीएफ? कहां मिलेगी? उसको भी ऐड कर लो। जो क्लास का डेली टाइम रहता है, वो टाइम हमारे पास रहता है इसका डेली 8 PM। ठीक है ना? बोलो, 8 PM शाम को डेली क्लास मिलती है। इसके पीडीएफ की बात कर लेते हैं, तो पीडीएफ जो मिलता है आपको जीटेक पॉली, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना। यहां पर कॉर्नर पर इसको 3 डॉट के ऑप्शंस मिलेंगे। यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको कॉर्नर पर 3 डॉट के ऑप्शंस मिलेंगे, यहां पर साइड में। तो इस 3 डॉट के ऑप्शंस पर क्लिक कर लेना, और क्लिक करने के बाद वहां पर जाना तो फ्री मटेरियल्स का ऑप्शंस आएगा। फ्री मटेरियल्स के ऑप्शंस पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा एक आरंभ बैच।
क्या दिखेगा, आरंभ बैच दिखेगा। आरंभ बैच, आरंभ बैच के फोल्डर्स पर इनरोल करना, मतलब वहां पर कोई चार्ज नहीं देना, उसी में जाकर के पीडीएफ सब मिल जाएंगी और बिल्कुल फ्री मिलेंगी, फ्री, क्योंकि कंटेंट भी फ्री मिल रहा है तो पीडीएफ भी फ्री मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर कल इसके आगे आई होप चीजें आपको सब अच्छे से कवर हो गई होंगी। टाइम क्लास का ज्यादा हो गया है क्योंकि थोड़ा चीजें ऐसी थी जो समझाने लायक थी, फिर भी आप लोग से प्रयास है कि अच्छे से चीजों को देखेंगे, समझेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सभी को। टेक केयर, बाय बाय।